तो आज हम पढ़ने वाले हैं सी-टेट के लिए क्लास 4। 3 क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं और ये हमारी सी-टेट के लिए चौथी क्लास है। जिन्होंने 3 क्लासें नहीं देखी हैं वो 3 क्लासें देख लें, है ना, ताकि बेस मजबूत हो जाए। तो हमने विकास के बारे में ही 3 क्लासें पढ़ाई थी और उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो विकास के बारे में जो चीज़ पहले पढ़ाई थी वो बता देते हैं, जो 2-3 क्लासें पहले हो चुकी हैं, है ना। तो बाल मनोविज्ञान यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे मनोविज्ञान में बालकों के मन के विकास की बात की जाती है। बालकों के मन का विकास, उनके शरीर का विकास कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की विधियाँ सिखाई जाती हैं और क्या क्या समस्याएं उनके में आती हैं, उनका निवारण करना है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और सी-टेट में क्यों आवश्यक है, टीचर के लिए क्यों आवश्यक है ना, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, है ना। पहले हमने 3 कक्षाओं में देखा बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, विकास कितने तरीके का होता है, विकास 4 प्रकार का होता है और 4 क्षेत्र आपस में संबंधित होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। विकास एक आपका मानसिक होता है, एक शारीरिक विकास होता है, एक सामाजिक विकास होता है, एक संवेगात्मक विकास होता है, एक नैतिक विकास होता है। तो ये सभी एक दूसरे से कैसे होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सी-टेट के लिए विकास के सिद्धांत। आज हमें पढ़ना है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में जो हमारा पहला सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब होता है यानी जब बालक माँ के गर्भ में होता है उसके बाद से जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास होता रहता है। तो विकास की 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी। विकास 2 प्रकार का होता है, एक मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। तो जो मात्रात्मक विकास होता है उसका मतलब है कि उसके शरीर का विकास। तो जो मात्रात्मक विकास होगा उसका एक नाम भी हमने बताया था, उसका नाम है अभिवृद्धि। तो जो अभिवृद्धि है, जो शरीर का विकास है, वो एक निश्चित आयु के बाद रुक जाता है, करीब 20 से 25 साल के लगभग में ये रुक जाता है, शरीर का विकास हो जाता है। लेकिन जो मन का विकास है, तो हमने पहली क्लास में देखा था कि वैज्ञानिक जो हैं वो मन को 95% वैल्यू देते हैं और शरीर को 5%, है ना। यानी कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, मन की। मन ही इम्पोर्टेंट है। मन की वजह से इंसान एक अच्छा बुरा इंसान, एक महान इंसान बनता है। तो सब कुछ मन है ना। शरीर सबके पास वही होता है, जैसा जिसका मन होगा उस हिसाब से इंसान की मन के अनुसार अपना जैसा बन जाएगा, जैसे उसका मन का विकास होगा वैसे उसकी पर्सनालिटी होगी, समाज में अपनी पहचान होगी, उसका नाम होगा। तो हमने देखा था कि मात्रात्मक विकास और गुणात्मक विकास। तो मात्रात्मक विकास एक 25 वर्ष के बाद रुक गया और गुणात्मक विकास है वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी रुकता ही नहीं है। इंसान की उम्र 100 साल होगी तो 100 साल चलेगा, 50 साल होगी तो 50 साल चलेगा। इंसान की उम्र 10,000 साल होगी तो 10,000 साल तक विकास चलता रहेगा। अगर इंसान की उम्र 1,00,000 साल होगी तो 1,00,000 साल भी विकास चलता रहेगा। विकास कभी खत्म नहीं होता। जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास चलता रहता है। यानी कि जो हमारा माइंड है उसमें ये जो मोबाइल की मेमोरी होती है भर जाती है। मोबाइल की मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी, इनकी सीमा होती है, इनकी लिमिट होती है कि इस लिमिट के बाद ये मेमोरी भर जाती है। 100 GB, 200 GB, 500 GB, 2000 GB, 10,000 GB, कितनी भी बड़ी मेमोरी हो कंप्यूटर में भर जाती है। लेकिन ये जो नेचुरल मेमोरी है इंसान के दिमाग की, ये कभी भरती नहीं है। चाहे इंसान कितने भी लाख साल जीता रहे, कितना भी डाटा इसके अंदर भरता रहे, इसकी मेमोरी कभी भरती नहीं है ना। कितनी बड़ी मेमोरी हमारे इसके अंदर रहती है, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है। यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, बहुत उसकी कैपेसिटी इतनी है कि इतनी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क इंसान बना ही नहीं सकता। जो हार्ड डिस्क हम लोग मार्केट में खरीदते हैं वो कंप्यूटर वाली है, लेकिन यहाँ की जो हार्ड डिस्क है ना वो इंसान के बस की बाहर है, वो हार्ड डिस्क नहीं बना सकता। तो हमने देखा पहला सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि मनुष्य जब गर्भ में आता है माँ के पेट में तब से उसका विकास शुरू होता है और उसकी मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ये निरंतरता का सिद्धांत है। दूसरा जो सिद्धांत है हमारा, विकास की दर समान नहीं होती है। और जब विकास की दर समान नहीं होती है तो उसको एक नाम दिया जाता है अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है। यानी कि जो इंसान की व्यक्तिकता होती है, व्यक्तिकता मतलब होता है उसकी पर्सनालिटी, उसका अपना खुद का परिचय, जीवन परिचय।
यानी कि उसकी जो हैबिट्स है या उसकी व्यक्तित्व है, उसकी जो क्वालिटी है, किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व है ना, तो उसकी व्यक्तिकता, उसकी पर्सनल जो व्यक्तित्व है, पर्सनल जो उसकी हैबिट है ना, अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। किसमें अंतर होता है? व्यक्तिकता में अंतर होता है। इसलिए इसका नाम दिया गया है अंतर व्यक्तिकता का सिद्धांत। यानी कि इसमें हमने पढ़ा कि विकास की दर समान नहीं होती, यानी कि हमारे क्लास में मान लो 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो सबकी दर समान नहीं होगी, सबकी दर अलग अलग होगी। कोई ज़्यादा सीख लेगा, कोई कम सीखेगा, है ना, तो सबकी दर अलग अलग होती है। अंतर व्यक्तित्व का सिद्धांत। इस संसार में जितने भी लोग हैं, क्लास की बात कर दो या समाज की बात कर दो, मोहल्ले की बात कर दो, देश की बात कर दो या फिर दुनिया की बात करो, तो इस संसार में जितने भी लोग हैं सबकी दर क्या होती है? अलग अलग होती है। सभी इंसान एक तरीके से या एक बराबर नहीं सीखते हैं, है ना। अगर हम 100 लोगों को बैठा करके कुछ सिखा रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सब एक समान सीखेंगे। कोई ज़्यादा सीख लेता है, कोई कम सीख लेता है, ऐसा ही होता है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ना सीखे, तो कभी ऐसा नहीं होता कि सब अच्छे से सीख जाएं, है ना। तो एक ही क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो कुछ बच्चे अच्छा सीख जाएंगे, कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे या कुछ बच्चे नहीं सीख पाएंगे। यानी कि सबकी दर समान नहीं होती है। जब दर समान नहीं होती है तो सिद्धांत का नाम है अंतर व्यक्तिकता का सिद्धांत। फिर जो तीसरा हमारा सिद्धांत है वो सिद्धांत है विकास की गति नहीं होती है, विकास की गति समान नहीं होती है। इसको कहते हैं अंतर व्यक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, जब दर समान नहीं होती तो अंतर व्यक्तिकता, और गति समान नहीं होती तो अंतर व्यक्तिकता का सिद्धांत। विकास की गति समान नहीं होती है, ठीक है, यानी कि कभी हम ज़्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं, किसी किसी की स्पीड ज़्यादा होती है सीखने, किसी कम होती है ना। तो गति कभी भी समान नहीं होती है। कभी कभी हम तेज गति से चलते हैं, है ना, कभी बहुत स्लो गति से चलते हैं। तो विकास की गति कभी भी समान नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है किसी चीज़ को बड़ी जल्दी सीख जाता है ना, या फिर हम लोग हैं किसी दिन हम ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, बड़ी स्पीड में चीज़ों को सीखते हैं, कभी हम स्लो मोशन में सीखते हैं। तो विकास की गति समान नहीं होती है। फिर है, देखिए यहाँ पे गति भी समान नहीं होती है, दर भी समान नहीं होती है, लेकिन एक चीज ऐसी है विकास में जो समान होती है। विकास का प्रतिमान समान होता है। प्रतिमान का मतलब होता है क्रम। प्रतिमान का क्या मतलब है? क्रम। तो विकास का जो क्रम होता है वो समान होता है। क्रम का मतलब है कि जैसे बच्चा है तो बच्चा क्या करेगा, जैसे बच्चा है तो पहले अक्षर बनाना सीखेगा, अक्षर के बाद शब्द बनाना सीखेगा, शब्द के बाद वाक्य बनाना सीखेगा। ये क्या है? एक क्रम है ना, क्रम। यानी कि जब तक बच्चा अक्षर बनाना नहीं सीखेगा जब तक वो शब्द नहीं बना सकता, जब तक शब्द नहीं सीखेगा जब तक वाक्य नहीं बना सकता। ये विकास का क्रम होता है और विकास का क्रम हमेशा समान होता है, ठीक है। और जैसे कि सभी बच्चे हैं, है ना, तो पहले शैशवावस्था आएगी, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, युवावस्था आएगी और वृद्धावस्था आएगी। ये लाइन से आता है, क्रम से आता है। यानी कि विकास का जो क्रम है वो कैसा होता है? हमेशा एक समान होता है। फिर बात करते हैं विकास सर से पैर की ओर होता है, मस्तकाधोमुखी। विकास कैसा होता है? सर से पैर की ओर होता है। जब बालक गर्भ में होता है तब सबसे पहले उसका विकास किसका होता है? मस्तिष्क का विकास होता है। भ्रूणावस्था जब बच्चा होता है गर्भ में भ्रूण के रूप में होता है तो सबसे पहले किसका विकास होता है? उसके मस्तिष्क का विकास होता है। फिर रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर हाथ पैर निकलते हैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि विकास सर से पैर की ओर होता है। तो सबसे पहले बच्चे का क्या मस्तिष्क विकसित होता है, फिर उसके हाथ विकसित होंगे और अंतिम में पैर विकसित होते हैं। इसीलिए कहा गया मस्तिष्क से पैर तक। और इसको नाम दिया जाता है मस्तकाधोमुखी, यानी कि मस्तक से पैर तक जो विकास होता है उसको मस्तकाधोमुखी कहते हैं। विकास सर से पैर की ओर होता है। और सबसे पहले क्या होता है? आंतरिक अंगों का विकास होता है। सबसे पहले क्या होता है? आंतरिक अंगों का विकास होता है। उसके बाद बाहरी अंगों का विकास होता है। जैसे कि हमारे अंदर की किडनी है, लीवर है, आते हैं, फेफड़े हैं, इनका विकास क्या होगा? हार्ट है, इनका विकास पहले होगा। यानी कि आंतरिक अंगों का विकास पहले होता है और बाहरी अंगों का विकास बाद में होता है, ठीक है।
एक ही हो गया हमारा सिद्धांत, विकास सर से पैर की होता है, इसका नाम दिया गया है मस्तकाधोमुखी। फिर है तीसरा, वो छठवां है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है, इसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी। इसमें क्या है, विकास के चारों क्षेत्र आपस में अंतर संबंधित होते हैं। यानी कि चार क्षेत्र कौन कौन से हैं, विकास के चार क्षेत्र हैं। एक है आपका शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये आपके चार विकास के क्षेत्र हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। ठीक है, तो चारों विकास के क्षेत्र आपस में क्या होते हैं, सह संबंधित होते हैं। सबसे पहले शारीरिक, फिर मानसिक, सामाजिक। इसको हमने पहली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, वो जा करके आप वीडियो देख लीजिए फुल डिटेल में। और संवेगात्मक। ठीक है, ये विकास के चारों क्षेत्र हैं। ये कैसे हैं, चारों क्षेत्र हैं, और ये चारों आपस में सह संबंधित होते हैं, तभी इनको विकास कहा जाता है। ठीक है, ये चारों कैसे होते हैं, आपस में सह संबंधित होते हैं। यानी कि अगर किसी के शरीर का विकास नहीं होगा तो उसके मन का विकास नहीं होगा। यदि किसी के मन का विकास नहीं होगा, यानी कि बुद्धि से कमजोर होगा कोई व्यक्ति, तो उसका समाज में अच्छी पहचान नहीं होगी, समाज में अपना व्यक्तित्व नहीं होगा, अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। ठीक है, यानी कि सामाजिक विकास उसका नहीं होने वाला है। फिर मानसिक विकास नहीं हो, सामाजिक विकास नहीं, तो सामाजिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, तो उसका संवेगात्मक विकास नहीं होगा। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। इसमें आपका क्रोध, भय वगैरह जैसी चीजें आती हैं। ठीक है, क्रोध और भय जैसी चीजें इसमें आती हैं। जो संवेग होता है उसको नियंत्रण करना सबसे कठिन होता है, इसलिए संवेगों का नियंत्रण सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे टॉप लेवल पे है। यानी कि जिसने शारीरिक विकास तो नॉर्मल चीज, नॉर्मली इंसान कर लेगा, मानसिक विकास भी हो जाता है, सामाजिक विकास, मेन है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जिसका हो गया उसी को कहा जाता है साधु संत। असली संत आदमी वही है जिसको कहते हैं ना साधु संत। तो साधु संत कभी कपड़ों से नहीं होते कि भाई लाल कपड़ा पहन लिया, हरा पहन लिया, सफेद पहन लिया, तो उसमें उसको आप कपड़ों से जज मत करो, है ना। कपड़े पहन लिए उस कलर के तो वो साधु हो गया, संत हो गया। संत होता है किससे, जिसका संवेगात्मक विकास हो जाता है, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, जो अपने भय पे नियंत्रण कर लेता है, असली संत वही है। ठीक है, तो एक हो गया अपना ये क्या हो गया, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत विकास के चारों क्षेत्र आपस में अंतर संबंधित होते हैं। एक हो विकास होगा तो ही दूसरा होगा, दूसरा होगा तभी तीसरा विकास होगा, तो सब आपस में संबंधित होते हैं। फिर है अपना एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत, यानी कि विकास पहले अलग अलग होता है और फिर बाद में जुड़ जाता है। तो क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, विकास पहले अलग अलग होता है फिर जुड़ जाता है। यानी कि बच्चा जो होगा वह पहले अक्षर बनाना सीखेगा, पहले का बनाना उसने सीखा, फिर माँ बनाना सीखा, फिर ला बनाना सीखा, और फिर तीनों को जोड़ दिया तो कमल बनाना सीख गया। यानी कि विकास पहले अलग अलग हुआ था फिर बाद में जुड़ गया, है ना। विकास कैसा होता है, पहले अलग अलग होता है फिर जुड़ जाता है। तो ये है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि समन्वय का सिद्धांत। विकास पहले कैसे होता है, अलग अलग होता है फिर आपस में जुड़ जाता है, तो ये समन्वय का सिद्धांत होता है। फिर है विकास की दिशा समान से विशिष्ट की ओर होती है। विकास की दिशा कहती होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है। ठीक है, यानी कि हम पहले छोटी चीजों को सीखते हैं, सामान्य चीजों को सीखते हैं, उसके बाद में विशिष्ट चीजों को सीखते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। इसी को कहा जाता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो विकास की दिशा कैसी होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। यानी कि पहले हम साधारण और सामान्य चीजें जो होती हैं, सरल चीजें होती हैं, पहले उसको सीखते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण के तौर पे ले मैथ। यदि हम मैथ के विद्यार्थी हैं या कोई मैथ का विद्यार्थी और मैथ को सीखना चाह रहा है, मैथ की क्लास में जब विद्यार्थी आते हैं तो डायरेक्ट उनको हैवी सवाल नहीं दे दिए जाते हैं कि बड़े कठिन सवाल दे दिए। शुरुआत में उनको बिल्कुल सरल सवाल दिए जाते हैं, उसके बाद में सवाल का लेवल बढ़ता जाता है।
धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, आखिरी में कठिन सवाल देते हैं। यानी कि पहले उसको सामान्य सवाल दिए जाते हैं, फिर उसको विशिष्ट सवाल दिए जाते हैं। विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसी को कहते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इसका नाम दिया गया है ना। फिर हमारा नवा सिद्धांत है, विकास की गति वर्तुलाकार होती है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं। विकास की गति कैसी होती है? वर्तुलाकार होती है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। वर्तुलाकार क्या होता है? वर्तुलाकार ऐसा होता है, देखो ये इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो विकास की गति कैसी होती है? वर्तुलाकार होती है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं। जैसे कि हमने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, या कार चलाना सीखा, या रोटी बनाना सीखा, खाना बनाना सीखा, तो हम क्या करते हैं? जैसे हमने रोटी बनाना सीख लिया, साइकिल चलाना सीख लिया, तो 1 दिन सीखा, 2 दिन सीखा, 3 दिन सीखा, 4 दिन सीखा, और विकास फिर बढ़ता चला जाता है। हम चीज़ों को ज़्यादा सीखते चले जाते हैं। ठीक, तो ये जो गति आपको दिखाई दे रही है, कैसी गति है? इसको कहते हैं वर्तुलाकार। तो अगर आपके पेपर में प्रश्न आता है कि विकास की गति कैसी होती है, तो आपको क्या आंसर देना है? वर्तुलाकार होती है। विकास की गति वर्तुलाकार होती है। और इस चित्र को आप बना लो, इस चित्र को आप अपने कॉपी में लिख लो, और कॉपी लेके आप लोग क्लास अटेंड किया करो, है ना। और जो भी आप पढ़ाते जाए तो उसको कॉपी पेन लेके बैठो, असली क्लास वही होती है। आप लोग डायरेक्ट ऐसे वीडियो देख रहे हो, है ना, तो ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, हो सकता है थोड़ा बहुत समझना है। तो हमेशा क्या करना है? क्लास लेते समय कॉपी पेन लेके बैठना है। तो जो भी पढ़ाना है उसको नोट डाउन करते जाओ, उसको याद करते जाओ। तो ये हो गया, इसको भी बना लो। तो विकास की गति कैसी होती है? वर्तुलाकार होती है। फिर है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या करी जा सकती है? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, कैसे की जा सकती है वो बताते हैं। इसको बस करके आप लोग लिख लेना वीडियो को, है ना। इसको मिटा देते हैं, पहले लिखा हुआ था। तो हमने देखा विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है ना। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ठीक है, यानी कि विकास की क्या कर सकते हैं? हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, और पहले समय पता होता है वो सारी चीजें। तो विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, बहुत पुरानी कहावत है। यानी कि बच्चा जो होता है ना, छोटे में ही देख के उसको समझ में आ जाता है कि बच्चा तेज है, धीमा है, मंद बुद्धि है, कि तेज बुद्धि है। कुछ दिनों बाद वो समझ में आने लगता है कि बच्चा एक्टिव है कि अनएक्टिव है ना। तो इसीलिए कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, यानी कि पालने में ही दिख जाता है कि बच्चा बड़ा तेज है, चंचल है, या फिर भोंदू टाइप का बच्चा है ना, सीधा साधा है, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। उसी को कहा जाता है पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। और उसी को हम लोगों ने यहाँ पर साइकोलॉजी में एक भाषा का रूप दे दिया है बढ़िया, कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि किसी भी बच्चे को देख करके ये बताया जा सकता है कि आगे जाकर के ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि अब यहाँ पर जो शैशवावस्था होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, और किशोरावस्था। युवावस्था, यहाँ पे 4 स्टेज हम लिख लेते हैं। इन चारों स्टेजों को लिख लिया तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती
ठीक, जैसे कि कोई सहस्रावस्था वाला बच्चा है, तो मनोवैज्ञानिकों ने इन 4 अवस्थाओं को अलग अलग नाम दिया, अलग अलग परिचय दिया। तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं, सहस्रावस्था है ये हमारी नींव है। ठीक है, सहस्रावस्था को वैज्ञानिकों ने क्या माना, नींव की ईंट, यानी कि सहस्र जब बच्चा शिशु होता है उस समय जो उसको विकास हो गया, उस समय जो शारीरिक विकास उसका हो गया, ठीक है, क्योंकि उस समय गति तेज होती है, तो उस समय जो बच्चे ने हासिल कर लिया या फिर परफेक्ट बना दिया सहस्रावस्था में, तो उसका जिंदगी भर वो चलता है। ठीक, बाल्यावस्था, इसको वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये हमारी दीवार है मकान की, यानी कि हमारा जो एक तरीके से विकास है या शरीर है, उसको उन्होंने घर की तरीके से एक डिफाइन किया है वैज्ञानिकों ने। तो सहस्रावस्था को नींव की ईंट माना है, बाल्यावस्था को दीवार माना है, और किशोरावस्था को छत माना गया है। ठीक है, और ये अवस्था में क्या होता है, पूरा मकान बनकर तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो यहां पर हमने देखा कि सहस्रावस्था को क्या माना गया है, नींव की ईंट। और आपको पता है कि जिसकी नींव जितनी मजबूत होती है, ठीक है, मकान उतना ही मजबूत होता है। यानी कि जो सहस्रावस्था का समय है बच्चे का, ठीक है, जैसे हम कभी प्लाट लेते हैं या मकान बनवाना है हमें, तो क्या करते हैं, सबसे पहले नक्शा बनवाते हैं। ठीक, नक्शा बना लिया, ऐसे 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 कई अलग अलग प्रकार के लोग नक्शे बनवाते हैं, नहीं बनवाते हैं, तो नक्शा बनाने के बाद ही मकान बनता है, नहीं बनता। तो ये हो गया हमारा नक्शा, इस प्रकार से हमने नक्शे को बना लिया। ठीक, ये हमारा मेन गेट हो जाएगा। तो जितना मकान होता है यानी प्लाट, मान लो इसको बोल देते हैं, ये है अपना 80 बाई 60 का प्लाट, 80 बाई 60 का प्लाट। तो आप प्लाट को देख करके अंदाजा लगा सकते हो, अगर नींव भर गई, क्या भर गई, सहस्रावस्था, सहस्रावस्था है नींव। अगर किसी मकान की नींव भर गई है तो आप नींव देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि मकान कैसा बनेगा। यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जब मकान की नींव भर जाएगी तो उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि मकान अच्छा बनेगा, कमरे छोटे होंगे, बड़े होंगे, या फिर मकान अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब भी नींव भर जाती है तो उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी तरीके से विकास की भविष्यवाणी होती है, यानी कि सहस्रावस्था में ही जब बच्चा शिशु होता है, छोटा होता है, तो उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बच्चों को उनकी एक्टिविटी देख करके, उनके खेलने का तरीका देख करके, उनके बोलने का तरीका देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं और उनके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो ये थी हमारी बाल मनोविज्ञान की 4थी क्लास, जो कि हम लोग CTET के लिए पढ़ रहे थे, है ना। जिन बच्चों ने बाकी 3 क्लास नहीं देखी तो 3 क्लास देख ले, और आगे की क्लास के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, है ना, ताकि आगे की क्लास आपको सारी मिलती रहे CTET के लिए लगातार। तो CTET के एग्जाम के बाद 20 अगस्त के बाद हम लोग सीधे टेट और सुपर टेट के लिए बाल मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही गहराई से हम उसको समझाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाने वाले हैं। तो CTET की क्लास, टेट और सुपर टेट की क्लास जो भी आप मनोविज्ञान की पढ़ें, तो कॉपी पेन लेके पढ़ें और लिखते रहा करें, है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बिल्कुल गहराई से हम उसको समझाएंगे, ताकि एक बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। और आपके जो भी रिलेटिव या फ्रेंड जो CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जरूर वीडियो शेयर कर दें। तो अगली क्लास हम लोग पढ़ते हैं इसके अगले चैप्टर में, जिसमें हम मनोवैज्ञानिकों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे।